वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं एक बहुत ही खास वीडियो को लेकर के आया हूं जो बेसिकली बिलोंग करता है रांची यूनिवर्सिटी झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए, है ना। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं MJ2 मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब जो मेजर पेपर में जिन्होंने इकोनॉमिक्स को सेलेक्ट किया है, ठीक है, सेमेस्टर 2 का उनका होने वाला है एग्जाम, ठीक है। तो मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को आपको बीच में लाया हूं, क्योंकि आपको पता होगा 10 क्वेश्चन जो आपका पूछेगा वो एमसीक्यू या तो वन लाइनर आंसर, वन वर्ड आंसर वाला होगा, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं, है ना, केयरफुली सुनिएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहे हैं। अपने जितने दोस्त हैं सबको शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि सबको बेनिफिट मिल सके, राइट। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है, कहता है, देखिए हम ये नहीं कह रहे कि यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि इससे रिलेटेड अगर आप ये एमसीक्यूज देख लिए कहीं ना कहीं आपको अच्छा खासा हेल्प आपके एग्जाम में आपको मिलेगा, ठीक है। तो कहता है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विथ, मतलब समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है। ये जो ऑप्शन हमारे पास है आपको पता होगा, समष्टि अर्थशास्त्र अर्थात मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, स्टडी एज अ टोटल, है ना, एज एन एग्रीगेट। जब संपूर्ण का स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है ना। तुम्हारा आंसर क्या होगा, द लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। क्या पूरे इकोनॉमी में जो हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन करते हैं उसके बारे में, बिल्कुल इकोनॉमी के तौर पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, कीमतों का सामान्य स्तर, बिल्कुल समान स्तर में क्या होता है ना, जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस का मतलब होता है जो भी प्रोडक्ट की प्राइसेस है सबका एवरेज प्राइस, ठीक है, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। जीडीपी ग्रोथ, बिल्कुल पूरे इकोनॉमी के डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात हो रहा है, ठीक है, तो ये भी होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त में सभी, ठीक है। देखिए एक और इंफॉर्मेशन, अगर आप रांची के स्टूडेंट हैं, आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, डेडिकेटेड स्टूडेंट अगर आप हैं, ठीक है, तो ये नंबर आपके पास दिया हुआ है, कांटेक्ट कर सकते हैं। लालपुर में कोचिंग है, ऑफलाइन क्लासेस यहाँ पे चलता है, आप या इस नंबर पे कांटेक्ट करके सेंटर विजिट कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे ICOM, BCOM, BA इकोनॉमिक्स, MA इकोनॉमिक्स, UGC नेट, CUET का प्रिपरेशन करवाया जाता है, ठीक है ना। चलिए ध्यान रखिए, समष्टि, ये जो क्वेश्चन था समष्टि अर्थात मैक्रो इकोनॉमिक्स, जब भी टोटल की बात हो रही हो, बड़े पैमाने पे बात हो रही हो, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है। यहां पे ऑप्शन A, B, C तीनों ही लार्ज पैमाने पे बात कर रहा था, एज अ टोटल की बात कर रहा था, ठीक है, इसीलिए आंसर हमारा क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ, अभी मैंने कहा, क्या कहा आपको, जनरल प्राइस लेवल का क्या मतलब होता है, सभी प्राइसेस, सभी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस का एवरेज, है ना। तो सामान्य मूल्य स्तर का अध्ययन किसमें होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में होता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है ना। चलिए तीसरा कहता है, दोज गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली आर कॉल्ड, वैसी वस्तुएं जो सीधी मनुष्य की इच्छाओं को पूरी करती हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यवर्ती वस्तु नहीं, क्योंकि मध्यवर्ती वस्तु जो होता है इंटरमीडिएट गुड्स में ना, उसमें और वैल्यू ऐड किया जाता है, जब वो फाइनल गुड्स बन जाता है तब लोग कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, तब उसका लोग यूज में ला सकते हैं, ठीक है। कैपिटल गुड्स नहीं, पूंजीगत वस्तुएं मानव की आवश्यकता को तुरंत पूर्ण नहीं करती है, क्योंकि कैपिटल मशीन्स वगैरह का यूज हम लोग क्यों करते हैं, दूसरा कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है, तो आंसर ये भी नहीं होगा। कंज्यूमर गुड्स, उपभोग वस्तुएं, बिल्कुल यही होगा, क्योंकि जो उपभोग वस्तुएं होती है, जैसे मैंने ब्रेड बनाया, तो ब्रेड तो डायरेक्टली मनुष्य की इच्छा को पूरी कर सकती है ना, जिसको भूख लगा है उसका भूख मिटा सकता है ना। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। चलिए कहता है, इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केनी, चीनी के उत्पादन में गन्ना क्या है, देखो गन्ना से हम लोग बनाते हैं चीनी, ठीक है, तो चीनी जो हमारा हो गया वो हो गया फाइनल गुड्स, क्योंकि चीनी का हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं, चीनी में और आगे कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं करते हैं, तो चीनी के पहले वाला स्टेज हो गया गन्ना, तो वो गन्ना क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यवर्ती वस्तु। मध्यवर्ती वस्तु किसको कहते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स, जिसमें अभी हम लोग और वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है।
तो गन्ना क्या हो जाएगा चीनी के उत्पादन में, हमारा हो जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये तो एमसीक्यू डिस्कस कर रहा हूं मैं, लॉन्ग आंसर टाइप का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हमको लग रहा है वो भी मैं अपलोड करूंगा, कृपया करके उन वीडियोस को जरूर देखिएगा आप लोग। ठीक है, और चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लियर है? चलिए, कहता है इफ अ कार इज परचेज्ड बाय अ टैक्सी ऑपरेटर इट विल बी रिगार्डेड एज, है ना। कहता है यदि कोई कार टैक्सी ऑपरेटर के द्वारा खरीदा गया है तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, ये क्या है हमारा। देखिए थोड़ा समझिएगा यहाँ पे, अगर कोई टैक्सी ऑपरेटर कार खरीद रहा है तो क्यों खरीद रहा है, टैक्सी में चलाने के लिए ना, उससे पैसा कमाएगा वो। क्लियर? तो ऐसे सिचुएशन में ये कैपिटल गुड्स भी है और फाइनल गुड्स भी है, तो ए और बी दोनों आंसर होगा, ऑप्शन यहाँ बी गलत है, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होगा। ठीक है, कैपिटल गुड्स वैसे गुड्स होते हैं जो आपके पास धन संपत्ति को बढ़ा सकते हैं, आपके पास जो मूल्य है उसमें वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, और फाइनल गुड्स इसलिए क्योंकि उसमें और कोई आगे प्रोसेस तो नहीं हो रहा है ना। ठीक है, तो टैक्सी ऑपरेटर के द्वारा जब कार परचेज किया जाता है तो वो हमारा क्या होता है, कैपिटल गुड्स एंड फाइनल गुड्स बोथ। ठीक है, चलिए, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, देखिए नेट इन्वेस्टमेंट की बात हो, आप लोग याद रखिएगा, नेट का कॉन्सेप्ट जब भी निकालना हो, मतलब शुद्ध या निवल बोलते हैं, ग्रॉस में से क्या करिए, माइनस कर दीजिए डेप्रिसिएशन को। ठीक है, मतलब मूल्य ह्रास जो हुआ, ठीक है, उसको घटा दीजिए, आपका शुद्ध वाला मूल्य निकल जाएगा। तो नेट इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन होगा, ऑप्शन है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी में है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट कहता है फैक्टर सर्विसेज रेंडर्ड बाय द हाउस होल्ड टू द फर्म लीड टू, कहता है जब फैक्टर सर्विसेज देता है, मतलब जो परिवार के द्वारा फर्मों को जो सेवाएं प्रदान की जाती है, जैसे लेबर काम करने के लिए गया, ठीक है, लैंड जो है उसको रेंट पर दिया, ठीक है, ये सब क्या चीज का फ्लो है, तो रियल फ्लो है, क्योंकि हमको रियल मतलब वास्तविक प्रवाह। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, वास्तविक प्रवाह। आपको पता ही होगा गुड्स एंड सर्विसेज का अगर फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रवाह कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू, देखिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है ना जो डोमेस्टिक टेरिटरी होता है हमारा, ठीक है, उसके अंतर्गत प्रोड्यूस होने वाली चीजें। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर कभी भी कोई कॉन्सेप्ट हो किसमें, नेशनल में, किसमें हो, नेशनल में, ठीक है, अगर इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट बन जाता है डोमेस्टिक का, क्या बन जाता है, डोमेस्टिक का। ठीक है, तो यहां पे देखिए कहीं है ऐसा कि नेशनल माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में यही आंसर होगा हमारा। ठीक है, कितना इजी है, ध्यान से देखिए, है ना, अगर आप लोग रेगुलर बेसिस पे इन वीडियोस को देखिएगा ना, ठीक है, आप लोग अगर पढ़िएगा, ठीक है, तो काफी इजी लग रहा होगा। ठीक है, देखिए अगर आप सेमेस्टर 2 का एग्जाम देने वाले हैं, मार्च में आपका एग्जाम है, अगर अभी तक आपने पढ़ लिया है तो आपको सब लग रहा होगा पढ़ा हुआ टाइप का, नहीं पढ़े हैं तो हो सकता है आपके लिए सब कुछ चीजें होगा जो लग रहा होगा सरप्राइजिंग। ठीक है, तो मैं ये सोच करके ये वीडियो बता रहा हूं, मैं ये सोच के कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, चूंकि सेमेस्टर 2 में काफी टाइम मिला है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई, कहता है M1 जो होता है ना, उसको मेजर जब करते हैं तो M1 मनी सप्लाई को मेजर करने का तरीका है, फॉर्मूला होता है करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट। ठीक है, तो इसमें से कौन सा कंपोनेंट है M1 का, टर्म डिपॉजिट नहीं, कहीं टर्म डिपॉजिट नहीं बोले, डिमांड डिपॉजिट बिल्कुल DD बोला है ना, ओडी तो है नहीं, तो ये सब नहीं होगा, आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, याद रखिएगा मनी सप्लाई को मेजर करने के 4 कंपोनेंट, M1, M2, M3, M4। ठीक है, ये M1 का यहाँ पे फॉर्मूला है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, इन इंडिया देयर आर 4 अल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, अभी मैंने बताया है ना, 4 तरह के हैं मनी सप्लाई को मेजर करने के तरीके बेसिकली। ठीक है, M1, M2, M3 एंड M4। ठीक है, वैसे इंडिया में बाद में M1 भी इंट्रोड्यूस किया गया है, M0 भी, ठीक है, बट बेसिकली ये 4 का स्टडी हम लोग करते हैं। ठीक है, तो M1 जो है, M1 क्या होता है, अभी मैंने बताया था ना जी, सी करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट विथ RBI, कहीं है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी में देखिए डायरेक्टली वही चीज लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट, इन इंडिया कॉइन्स आर इशूड बाय, देखिए इंडिया में कॉइन जो इशू होता है, सिक्का, वो कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस करता है, ठीक है, क्लियर। नोट जितने भी इशू होते हैं वो कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। तो आजकल वैसे भी 1 रुपया का नोट आता भी कहाँ है, ठीक है। तो बाकी जितने भी नोट्स हैं, ठीक है, वो सब आरबीआई करता है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भारत का केंद्रीय बैंक है, क्लियर, सेंट्रल बैंक। अच्छा, यही क्वेश्चन आ गया। इन इंडिया द सेंट्रल बैंक इज, भारत में केंद्रीय बैंक है कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू, देखिए एपीसी जो होता है, एपीसी मेजर करता है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम विच इज कंज्यूम, मतलब आय का वह भाग जिसका उपभोग हो रहा है, मतलब C/Y, ठीक है, कहीं है ऑप्शन ए, क्लियर। कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है, कहता है एमपीसी बीइंग इक्वल टू 0.5, कहता है एमपीसी जो है वो हमारा कितना है? 0.5 है। व्हाट विल बी चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन जो है वो कितना होगा? इफ इनकम इंक्रीजेस बाय 100, मतलब चेंज इन इनकम कितना है? 100। तो भाई एमपीसी का फॉर्मूला होता है क्या? चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। एमपीसी कितना है? 0.5 इक्वल चेंज इन कंजम्पशन बाय 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो चेंज इन कंजम्पशन बराबर कितना होगा? 50, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। कितना इजी है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से करेक्ट कौन सा है? देखिए एमपीसी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एमपीएस, ये 1 होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? देखिए इनकम बराबर कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है ना, तो इस हिसाब से चेंज इन इनकम बराबर चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग लिख सकते हैं। दोनों तरफ डेल्टा वाई से डिवाइड कर दो तो डेल्टा वाई डेल्टा 1 आ जाएगा, इधर डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई, और दोनों तरफ डेल्टा वाई डिवाइड कर दी है ना। ये किसका फॉर्मूला है? एमपीसी का फॉर्मूला है, डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई, और ये किसका फॉर्मूला है? एमपीएस का फॉर्मूला है, ठीक है, ये सही है। तो पहला तो हमारा सही है। दूसरा 1 माइनस एमपीएस बराबर एमपीसी, बिल्कुल एमपीसी बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? 1 माइनस एमपीएस हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 माइनस एमपीसी बराबर एमपीएस, ये भी तो सही है। एमपीएस बराबर भी तो हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस एमपीसी, ठीक है। तो हमारा ऑल ऑफ दीज आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट है, कहता है इफ एमपीसी बराबर एमपीएस, मतलब कह रहा है एमपीसी बराबर हो किसके? एमपीएस के, ठीक है। तो आपको पता है एमपीसी प्लस एमपीएस कितना होता है? 1 होता है ना। तो अगर एमपीसी एमपीएस बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं एमपीसी प्लस एमपीसी, एमपीएस के जगह पर फिर से एमपीसी लिख दिए, क्या हो जाएगा? 2 एमपीसी बराबर 1, तो एमपीसी बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 मतलब 0.5। तो कहता है मल्टीप्लायर का वैल्यू क्या होगा? गुणक का वैल्यू क्या होगा? तो गुणक का वैल्यू आप जानते हैं ना, के बराबर 1 माइनस एमपीसी होता है ना, क्या होगा? 1/1 माइनस 0.5, दैट इज 1/0.5 बराबर 2, ये हो गया आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, कहता है इन रिसेशन लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए आपको पता होगा, ट्रेड साइकिल पढ़े होंगे, ठीक है। ये हमारा स्टेडी इक्विलिब्रियम पाथ है, ठीक है। ये ऊपर की ओर जब जा रहा है ना, ये प्रोस्पेरिटी कहलाता है, ये डाउनवर्ड जा रहा है तो वो रिसेशन कहलाता है, ठीक है। तो जब रिसेशन आता है ना तो उस समय क्या होता है? लेवल ऑफ आउटपुट घटता है, लोग बेरोजगार होते, ज्यादा बेरोजगार हो जाते हैं, ठीक है। फिर प्राइस लेवल भी घटने लगता है, मंदी का दौर आ जाता है, ठीक है। तो पूछा है इन रिसेशन लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा, बेरोजगारी बढ़ जाती है, कब? मंदी की स्थिति में, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टूल ऑफ फिजिकल पॉलिसी, देखिए फिजिकल पॉलिसी का मतलब होता है वैसे पॉलिसी जो सरकार के द्वारा अपनाया जाता है ताकि देश में प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है, देश में मतलब ज्यादा से ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट हो सके, ठीक है। बैंक रेट आरबीआई अपनाता है तो ये आंसर नहीं होगा। सीआरआर भी आरबीआई अपनाता है, ये सब मॉनेटरी पॉलिसी में है। पब्लिक स्पेंडिंग, ये सरकारी खर्च जो है वो फिजिकल पॉलिसी में आएगा, क्योंकि ये सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है। और जब सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई वगैरह को कंट्रोल करने के लिए कोई पॉलिसी टूल अपनाएगा तो वो मॉनेटरी पॉलिसी होता है। तो बैंक रेट और सीआरआर क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी है, जबकि पब्लिक स्पेंडिंग क्या है? फिजिकल पॉलिसी है, ठीक है ना।
नेक्स्ट कहता है ट्रेड साइकिल इज कंट्रोल्ड यूजिंग, जो व्यापार चक्र होता है, व्यापार चक्र मान लीजिए पूरा रिसेशन आ गया, ठीक है, तो उस समय और बढ़ गया, तो कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, फ्लक्चुएशंस अच्छी बात नहीं होती है। तो इसमें मॉनेटरी पॉलिसी भी कारगर होता है और फिजिकल दोनों ही अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है, मतलब सेंट्रल बैंक भी उस पर काम करती है, सरकार भी कहीं ना कहीं उस पर काम करती है। क्लियर। नेक्स्ट है फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी स्टेट्स दैट मनी इज डिमांडेड फॉर। फिशर का जो मुद्रा का सिद्धांत था ना, पैसे का सिद्धांत था, ठीक है, उसमें उन्होंने मुद्रा का मांग के लिए क्या कहा था, कहता है डिमांड फॉर मनी जो होता है ना वो होता है पी इंटू टी। पी का मतलब प्राइस लेवल, टी का मतलब ट्रांजेक्शन, ठीक है, तो उनका कहना था मनी का डिमांड सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए होता है, ठीक है। क्लियर। तो ऑप्शन हमारा कौन कौन दूसरा हो जाएगा, ट्रांजेक्शन, मतलब क्रय विक्रय करने के लिए। स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए फिशर ने नहीं कहा था, स्पेकुलेशन के लिए नहीं कहा था। फिशर ने क्या कहा था, सिर्फ ट्रांजेक्शन के लिए। कैम्ब्रिज ने कहा था स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है। ये केन्स ने क्या कहा था, ट्रांजेक्शन, प्रिकॉशन, स्पेकुलेशन, तीनों मोटिव के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो मुझे लग रहा था मैंने आज ले आया आपके बीच में, ठीक है। इन वीडियोस को पूरा अच्छे से देखा कीजिएगा, ठीक है। मैं रेगुलर बेसिस पे जितना हो सके फ्री में अपलोड करूंगा जो वीडियो, ठीक है। बाकी डिटेल स्टडी करना है ना, तो भाई मैंने आपको एड्रेस बता दिया, डिस्क्रिप्शन में भी कोचिंग का एड्रेस दिया हुआ है, आप आ सकते हैं, सेंटर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज कहीं तक मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।